आज हमारे पास ना आर्टिकल्स, साइकोलॉजिकल रिसर्च पेपर्स और कुछ बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक नोट्स का एक काफी भारी स्टैक है। हाँ, और जब हम इन सबको एक साथ रख कर देखते हैं तो जो तस्वीर उभर कर आती है वो बहुत ही स्याह है। बिल्कुल, वो हमें सीधे 1954 के दशक की एक बहुत ही रहस्यमयी दुनिया में ले जाती है। 1954। हाँ, तो हमारी आज की इस गहरी चर्चा का या कह लें कि इस पड़ताल का जो मुख्य उद्देश्य है वो एक बहुत ही जटिल सवाल को समझना है। हम बात करने वाले हैं आर्किटेक्चर ऑफ डिनायल की, जो कि एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक ढांचा है। वही तो, मतलब वो चक्रव्यूह जो इंसान का अपना दिमाग किसी असहनीय दर्द या अपराध बोध से खुद को बचाने के लिए तैयार कर लेता है। और इस चर्चा के लिए हमने मार्टिन स्कोर्सेज़ी की जो फिल्म है शटर आइलैंड, उसकी दुनिया को अपना आधार बनाया है। जो कि सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो इंसान के मनोविज्ञान की एक चलती फिरती केस स्टडी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं कहूँगा कि ये एक बहुत ही उपयुक्त केस स्टडी है, क्योंकि अगर हम 1954 के उस दौर को देखें तो वो साइकियाट्री यानी मनोरोग विज्ञान के लिए एक बहुत बड़े संक्रमण का समय था। संक्रमण का समय, मतलब किस तरह का बदलाव हो रहा था उस वक्त? देखिए, उस समय चिकित्सा जगत असल में दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ तो वो पुरानी और काफी क्रूर सर्जिकल पद्धतियां थीं, जैसे इंसान के दिमाग के कुछ हिस्सों को काट देना। बाप रे, वो तो बहुत भयानक लगता है सुनने में ही। हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ नई साइकोफार्माकोलॉजी का उदय हो रहा था, मतलब दिमागी बीमारियों के लिए दवाइयों का इस्तेमाल शुरू हो रहा था। अच्छा, तो एक तरफ सर्जरी और दूसरी तरफ दवाइयाँ। एग्जैक्टली। और इन स्रोतों को खंगालते हुए ये बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि शटर आइलैंड की कहानी सिर्फ एक सस्पेंस थ्रिलर नहीं रह जाती, बल्कि ये हमें दिखाती है कि जब संस्थागत चिकित्सा और इंसान की अपनी आंतरिक रक्षा प्रणाली यानी उसका डिफेंस मैकेनिज्म आपस में टकराते हैं तो नतीजे कितने भयंकर हो सकते हैं। तो चलिए इस मनोवैज्ञानिक सफर की शुरुआत करते हैं एशक्लिफ अस्पताल से, क्योंकि इन नोट्स में इस जगह का जो वर्णन है ना, सच कहूं तो वो किसी बुरे सपने जैसा लगता है। हाँ, वो माहौल ही ऐसा बनाया गया है। मतलब ये कोई आम अस्पताल तो बिल्कुल नहीं है। दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ एक आइलैंड है जहां बॉस्टन की खाड़ी के बीचों बीच मानसिक रूप से अस्थिर और खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है। एकदम अलग थलग। और जब कहानी की शुरुआत में यूएस मार्शल टेडी डैनियल्स और उसका वो नया पार्टनर चक ओले नाव से वहां पहुंचते हैं तो सब कुछ बहुत ही अजीब सा लगता है। हाँ, शुरुआत से ही एक बेचैनी महसूस होती है। टेडी को समंदर से भयंकर उल्टी आ रही होती है और वहां पहुंचते ही आइलैंड का मौसम भी एकदम हिंसक हो जाता है। एक बहुत भयंकर तूफान आ रहा होता है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विवरण है। क्या इस आइलैंड का जो ये मनहूस और तूफानी मौसम है वो सिर्फ एक वातावरणीय संयोग है, या फिर ये असल में टेडी के खुद के दिमाग के अंदर जो उथल-पुथल चल रही है उसी का एक बाहरी रूप है? ये बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। मनोविज्ञान में इस तरह की स्थिति को अक्सर हम प्रोजेक्शन या पैथेटिक फैलेसी के नजरिए से देखते हैं। पैथेटिक फैलेसी, थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? हाँ जरूर। मतलब जब किसी व्यक्ति का अपना आंतरिक संसार पूरी तरह से अराजक और नियंत्रण से बाहर होता है ना, तो उसका दिमाग बाहरी दुनिया को भी उसी अराजकता के चश्मे से देखने लगता है। अच्छा, मतलब अंदर का तूफान बाहर दिखाई देने लगता है। बिल्कुल। एशक्लिफ अस्पताल का वो अलगाव और वो हिंसक तूफान असल में उस मनोवैज्ञानिक पिंजरे का ही निर्माण करते हैं जिसमें टेडी पूरी तरह से फंसा हुआ है। और उस तूफान की वजह से ही तो संचार के सारे साधन कट जाते हैं। नाव वापस नहीं जा सकती। सही कहा। और ये सिर्फ भौतिक रूप से फंसना नहीं है, ये इस बात का एक बहुत बड़ा प्रतीक है कि कोई भी इंसान अपने ही दिमाग के बनाए हुए जाल से भाग नहीं सकता। लेकिन अगर हम इस जगह की बारीकियों पे थोड़ा और गौर करें ना, तो सिर्फ मौसम ही अजीब नहीं है वहां का, वहां के लोगों का व्यवहार भी बिल्कुल सामान्य नहीं लगता। हाँ, वो काफी अजीब बर्ताव करते हैं। मतलब जब टेडी वहां के सुरक्षा कर्मियों या डॉक्टरों से पूछताछ करता है तो ऐसा लगता है जैसे हर कोई छिपा हुआ एजेंडा लेके चल रहा हो। एक अजीब सी खामोशी और घबराहट होती है उनमें। और सुरक्षाकर्मी बंदूकें ताने हुए, लेकिन उनका निशाना कैदियों पर नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वे टेडी से ही सतर्क हैं। बिल्कुल। और मरीजों से बात करते वक्त तो ऐसा लगता है जैसे वे कोई पहले से रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हों। ये सब एक ऐसी गहरे बेचैनी पैदा करता है जो वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखा को पूरी तरह से धुंधला कर देती है। और मजे की बात यह है कि ये धुंधलापन जानबूझकर पैदा किया गया है। अच्छा, जानबूझकर? हाँ, देखिए, जब कोई व्यक्ति ऐसे माहौल में होता है जहां हर प्रतिक्रिया असंगत लगे,
तो उसे कॉग्निटिव डिसोनेंस का सामना करना पड़ता है। ओ, मतलब दिमाग में दो विरोधी विचारों का टकराव। एग्जैक्टली। टेडी खुद को एक जांच अधिकारी मानता है, लेकिन उसके आसपास की दुनिया उसे वो अधिकार दे ही नहीं रही है। उसे कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। और ये स्थिति उसके अंदर के पैरानोया को लगातार बढ़ाती जाती है। उसे लगने लगता है कि हर कोई उसके खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। और मुझे लगता है कि यहीं से इस पूरे ढांचे में दरारें पड़नी शुरू होती हैं, क्योंकि टेडी के किरदार की सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिसका अतीत एकदम कोरी स्लेट हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका इतिहास बहुत भारी है। हाँ, हमारे रिसर्च नोट्स में इस बात पर काफी जोर दिया गया है कि उसे भयंकर माइग्रेन होते हैं, और ये माइग्रेन सिर्फ कोई शारीरिक दर्द नहीं लगता है। ये असल में उसके सदमे का एक शारीरिक प्रकटीकरण है। बिल्कुल। इसके साथ ही उसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डचाओ एकाग्रता शिविर को आजाद कराने के बहुत ही डरावने फ्लैशबैक्स आते हैं। उन फ्लैशबैक्स में सिर्फ बर्फ, खून और लाशें दिखाई देती हैं। ये सब देखकर लगता है कि ये सिर्फ तनाव नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरा मानसिक घाव है। और डचाओ का वो अनुभव इस पूरी गुत्थी को समझने के लिए बहुत अहम है। मनोविज्ञान में हम इसे मॉरल इंजरी कहते हैं। मॉरल इंजरी? हाँ, जब कोई इंसान इस स्तर के नरसंहार और क्रूरता का गवाह बनता है ना, तो उसके न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क में एक बहुत ही स्थायी बदलाव आ जाता है। ओह, मतलब उसके दिमाग की वायरिंग ही बदल जाती है। एग्जैक्टली। इंसान का अमिगडाला, जो दिमाग का भय केंद्र होता है, वो हमेशा हाई अलर्ट पे रहने लगता है। ऐसे इंसान के लिए दुनिया कभी भी एक सुरक्षित जगह नहीं हो सकती। वो हमेशा खतरे की तलाश में रहता है। हाँ, उसका दिमाग हर घटना में एक पैटर्न, एक साजिश ढूंढने लगता है, क्योंकि वो किसी भी संभावित खतरे के लिए हमेशा खुद को तैयार रखना चाहता है। एक मिनट रुको, यहाँ चीजें बहुत ही रोचक हो जाती हैं। अगर दिमाग सिर्फ खतरे के लिए तैयार रहना चाहता है, तो वो एक नई परेशानी क्यों मोड़ ले रहा है? आप किस परेशानी की बात कर रही हैं? मेरा मतलब है कि टेडी को यकीन होने लगता है कि अस्पताल में नाजी शैली के मनोवैज्ञानिक प्रयोग चल रहे हैं। मरीजों का माइंड कंट्रोल किया जा रहा है। मतलब एक तरफ तो वो अपनी मृत पत्नी डोलोरेस की मौत के गम से वैसे ही जूझ रहा है, और दूसरी तरफ वो एक बहुत बड़ी सरकारी साजिश का पर्दाफाश करने निकल पड़ा है। क्या हमारा दिमाग अपनी निजी तकलीफों से बचने के लिए खुद ही इतने बड़े और खतरनाक दुश्मन गढ़ने लगता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्योंकि ये तो खुद को और ज्यादा तनाव में डालने वाली बात हो गई ना। ये बाहर से देखने पर तनाव में डालने वाली बात लग सकती है, लेकिन असल में ये एक बहुत ही जटिल रक्षा तंत्र है। वो कैसे? देखिए, एक बहुत बड़ी सरकारी साजिश या माइंड कंट्रोल, ये एक ऐसा दुश्मन है जिसे देखा जा सकता है, जिससे लड़ा जा सकता है। अच्छा, मतलब एक विजिबल विलेन। बिल्कुल। और एक यूएस मार्शल के तौर पर टेडी के पास ऐसे दुश्मनों से लड़ने की पूरी ट्रेनिंग है। वो इस कहानी में खुद को एक हीरो की भूमिका में रख सकता है। समझ रही हूँ। लेकिन जो असली दर्द उसके अंदर है, जो उसका निजी सदमा है, उसका कोई चेहरा नहीं होता। उससे लड़ने का उसके पास कोई हथियार नहीं है। हाँ, भावनाओं से, गोलियों से तो नहीं लड़ा जा सकता। एग्जैक्टली। इसलिए उसका दिमाग उस आंतरिक अमूर्त दर्द को एक बाहरी मूर्त खतरे में बदल देता है। ये उस सदमे का सामना करने का एक आसान तरीका है। ओह वाओ, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी कंप्यूटर में कोई बहुत बड़ा वायरस आ जाए तो सिस्टम खुद को पूरी तरह क्रैश होने से बचाने के लिए सेफ मोड में चला जाता है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। टेडी के लिए जो यूएस मार्शल वाली पहचान है, ये असल में उसका सेफ मोड ही है। वो सिर्फ एक बेसिक प्रोग्राम चला रहा है ताकि वो दिमागी रूप से पूरी तरह से टूट ना जाए। बिल्कुल। लेकिन फिर अवचेतन मन का क्या? मतलब टेडी को डोलोरेस के जो सपने आते हैं वे बहुत ही अजीब प्रतीकों से घरे होते हैं। राख, पानी और तबाही। और डोलोरेस उसे लगातार चेतावनी देती है कि आइलैंड पर जो कुछ भी दिख रहा है वो सच नहीं है। अगर दिमाग ने सेफ मोड ऑन कर ही लिया है तो फिर ये चेतावनियां कहाँ से आ रही हैं? और यहीं पर इंसानी अवचेतन की सबसे बड़ी जटिलता सामने आती है। चेतन मन ने भले ही रक्षा के लिए एक पूरी साजिश गढ़ ली हो और खुद को एक नई पहचान दे दी हो, जिसे शायद डिसोसिएटिव फ्यूग कहते हैं। हाँ, मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे डिसोसिएटिव फ्यूग ही कहा जाता है। लेकिन समस्या यह है कि अवचेतन मन सच्चाई को पूरी तरह मिटा नहीं पाता। मतलब सच कहीं ना कहीं दबा रहता है। बिल्कुल। उसकी पुरानी पहचान और दबी हुई स्मृतियों के जो टुकड़े होते हैं वे हमेशा सपनों या मति भ्रम के जरिए सतह पर आने की कोशिश करते रहते हैं। वो राख और पानी कोई साधारण सपने नहीं हैं। वे सच के बाहर रिसने का परिणाम है। एकदम सही।
और ये सच तब एक ज्वालामुखी की तरह फटता है जब कहानी अपने सबसे बड़े और झकझोर देने वाले मोड़ पर पहुंचती है। लाइट हाउस वाला दृश्य। हाँ, लाइट हाउस का वो दृश्य जहां सारी परतें एकदम से उधड़ जाती हैं। हमें पता चलता है कि टेडी डैनियल्स नाम का कोई मार्शल है ही नहीं। वो असल में एंड्रू लेडिस है, जो एशक्लिफ अस्पताल का ही एक बेहद खतरनाक और हिंसक मरीज है। और जो चक ऑले उसका पार्टनर बनकर पूरे आइलैंड पर उसके साथ घूम रहा था, वो असल में डॉक्टर शीहान है। हाँ, जो पिछले 2 सालों से उसका अपना मनोचिकित्सक है। और इस खुलासे के साथ ही ना फिल्म की पिछली सारी घटनाओं का अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है। बिल्कुल बदल जाता है। कर्मचारियों का वो अजीब व्यवहार, सुरक्षा कर्मियों का हमेशा बंदूकें ताने रखना, वो सब इसीलिए था क्योंकि वे जानते थे कि एंड्रू कितना हिंसक हो सकता है। मतलब ये पूरी जांच, वो जो गायब हुई मरीज रेचल सोलांडो की कहानी थी, ये सब अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर कॉली द्वारा रचा गया एक बहुत बड़ा रोल प्ले प्रयोग था। हाँ, ये सब उसी प्रयोग का हिस्सा था। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा अटक जाती हूँ। हमारे पास जो मेडिकल हिस्ट्री के नोट्स हैं, उनके अनुसार क्या हम सच में ये मान लें कि 60 के दशक का एक अस्पताल इतना समय, संसाधन और पैसा एक मरीज के भ्रम को सच साबित करने में खर्च करेगा? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब एक मानसिक रूप से बीमार इंसान को उसके भ्रम में इतना गहरा धकेल देना कि पूरी दुनिया ही उसके लिए एक नाटक बन जाए। ओह, ये इलाज कम और एक तरह की मनोवैज्ञानिक यातना ज्यादा लगती है। क्या ये एंड्रू के साथ एक क्रूर मजाक नहीं था? मैं समझ सकता हूं कि ये यातना जैसा क्यों लगता है, लेकिन इसे गहराई से समझने के लिए हमें उस समय के मनोरोग विज्ञान के असली संघर्ष को देखना होगा। वो कैसे? डॉक्टर कॉली उस दौर के एक ऐसे मनोचिकित्सक का प्रतिनिधित्व करते हैं जो मरीजों को सिर्फ दवाइयों से सुन करने या उनकी क्रूर सर्जरी करने के सख्त खिलाफ थे। अच्छा, मतलब वो एक अलग अप्रोच अपना रहे थे। हाँ, उनका मानना था कि अगर एंड्रू के भ्रम को बीच में ही जबरदस्ती तोड़ दिया गया तो वो बहुत ज्यादा हिंसक हो जाएगा। इसके बजाय उन्होंने उसे उसके भ्रम को इसके अंतिम छोर तक जीने दिया, ताकि वो खुद सच देख सके। एग्जैक्टली। उनकी थ्योरी ये थी कि जब एंड्रू इस झूठी कहानी की सभी कड़ियों को खुद जोड़ेगा तो अंततः उसे खुद ही एहसास हो जाएगा कि ये कहानी कितनी खोखली है। ये कोई यातना नहीं थी, बल्कि ये रेडिकल एम्पैथी का एक बहुत ही अलग रूप था। उसे उसी के भ्रम के माध्यम से वास्तविकता में वापस लाने का एक हताश प्रयास था। तो मतलब डॉक्टर कॉली असल में उसे उस भयानक सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार कर रहे थे जिसे एंड्रू ने खुद से छिपा रखा था। बिल्कुल। और जब हम उस सच्चाई के बारे में पढ़ते हैं ना, तो सच में रूह कांप जाती है। वो बहुत ही दर्दनाक है। असली कहानी तो ये है कि एंड्रू की पत्नी डोलोरेस खुद गंभीर रूप से मैनिक डिप्रेशन का शिकार थी और एंड्रू ने उसकी बीमारी को पूरी तरह नजरअंदाज किया। वो बस अपने काम और शराब में डूबा रहा। उसे ध्यान ही नहीं दिया कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं। और फिर एक दिन डोलोरेस ने अपने ही 3 बच्चों को घर के पीछे बनी उस झील में डुबोकर मार डाला। ये एक ऐसा दर्द है जिसे कोई भी इंसानी दिमाग प्रक्रिया में ला ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। और इसी अकल्पनीय सदमे और दुख में जब एंड्रू ने अपने बच्चों की लाशें देखी तो उसने अपनी पत्नी डोलोरेस को गोली मार दी। सोचिए, एक ऐसा दोहरा अपराध बोध, अपने बच्चों को न बचा पाने की विफलता और अपनी ही पत्नी की हत्या का पाप। इसी असहनीय बोझ से बचने के लिए उसने एंड्रू लेडिस को अपने दिमाग में मारकर टेडी डैनियल्स की रचना की थी। और यहीं पर हमें वो राख और पानी के प्रतीकों का असली और कहूं तो डरावना अर्थ समझ में आता है। हाँ, पानी वास्तविकता है। बिल्कुल, पानी वो वास्तविकता है, वो झील जहां उसके बच्चे डूबे थे। यही कारण है कि एंड्रू या कहें टेडी पानी से डरता है, उसे समंदर से उल्टी आती है। और राख? राख आग का प्रतीक है, जो उसके भ्रम का एक अहम हिस्सा है। वो खुद से झूठ बोलता है कि उसकी पत्नी की मौत एक आग लगने की घटना में हुई थी, जिसे किसी एंड्रू लेडिस नाम के अपराधी ने अंजाम दिया था। मतलब आग उसका मानसिक बचाव है और पानी उसकी भयानक सच्चाई। एग्जैक्टली। ये विरोधाभास बहुत ही गहरा है। और जब लाइट हाउस में सारी सच्चाई उसके सामने रखी जाती है तो वो दृश्य सिर्फ एक सस्पेंस का खुलना नहीं रह जाता, वो एक इंसान के पूरी तरह टूटने का पल है। हाँ, ये एक इंसान के अपने ही अंदर मौजूद सबसे अंधेरी खाई में गिरने का क्षण है। वो समझ जाता है कि कोई बाहरी साजिश है ही नहीं, कोई नाजी डॉक्टर नहीं है वहां। बिल्कुल, वो खुद ही मुजरिम है और वो खुद ही सबसे बड़ा पीड़ित भी है। देखिए, जब किसी इंसान का डिनायल यानी उसका इनकार का ढांचा इस तरह से टूटता है ना, तो जो वास्तविकता सामने आती है वो उसके भ्रम से कहीं ज्यादा भयानक होती है।
एंड्रू को न सिर्फ अपने बच्चों की मौत का शोक एक बार फिर से मनाना है, बल्कि अपनी पत्नी की हत्या का जो भारी अपराध बोध है उसे भी सहना है। और उसे ये भी मानना है कि उसने इन सब से बचने के लिए 2 साल तक एक पूरी झूठी दुनिया गढ़ी और दूसरों पर हिंसक हमले भी किए। बिल्कुल, ये एक इंसान के मानसिक लचीलेपन की चरम परीक्षा होती है। और ये परीक्षा हमें कहानी के उस अंतिम संवाद तक ले जाती है, जो मुझे लगता है कि सिनेमा के इतिहास के सबसे मार्मिक और विचारोत्तेजक क्षणों में से एक है। वो सुबह सीढ़ियों वाला दृश्य। हाँ, जब ऐसा लगता है कि डॉक्टर कॉली का ये अनोखा प्रयोग पूरी तरह सफल हो गया है, एंड्रू वास्तविकता में लौट आया है, तब वो सुबह सीढ़ियों पर डॉक्टर शीहान के पास बैठता है। सब कुछ शांत है और वो बहुत ही सहजता से एक सवाल पूछता है। वो कहता है, क्या ज्यादा बुरा होगा, एक राक्षस की तरह जीना या एक अच्छे इंसान की तरह मरना? और ये पंक्ति कोई आम सवाल नहीं है, ये असल में एक बहुत ही सचेत और दर्दनाक निर्णय की घोषणा है। 1 मिनट, तो मतलब वो फिर से अपने भ्रम में नहीं गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी दिमागी हालत इस वक्त बिल्कुल ठीक है, उसे सब कुछ अच्छी तरह याद आ चुका है। अच्छा। हाँ, वो जानता है कि वो एंड्रू लेडीज है और उसने क्या भयानक कृत्य किया है, लेकिन वो जानबूझकर डॉक्टर शीहान को ये महसूस कराता है कि वो अभी भी टेडी डैनियल्स के उस भ्रम में फंसा हुआ है। ओह, ताकि डॉक्टर निराश होकर उसे एक असाध्य मरीज मान ले। एग्जैक्टली। और फिर उस दौर के नियमों के अनुसार उसका अंतिम इलाज करें, यानी लोबोटमी। सही कहा आपने। और लोबोटॉमी कोई साधारण सर्जरी नहीं थी। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा, ये बहुत खौफनाक था। उस समय की इस प्रक्रिया में आंख के रास्ते से एक उपकरण डालकर दिमाग के फ्रंटल लोब के कनेक्शन हमेशा के लिए काट दिए जाते थे। बाप रे। ये इंसान की याददाश्त, उसकी सोचने समझने की क्षमता और उसकी भावनाओं को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देती थी। इंसान शारीरिक रूप से तो जीवित रहता है, लेकिन उसकी चेतना, उसकी आत्मा एक तरह से मर जाती है। और एंड्रू स्वेच्छा से इस सर्जिकल आत्महत्या को चुनता है। बिल्कुल। क्योंकि वो एक राक्षस के रूप में अपनी असली पहचान के साथ जीने का बोझ और नहीं उठा सकता। वो उन भयानक यादों के साथ रोज सुबह उठना बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो दर्द असहनीय है उसके लिए। इसलिए वो एक अच्छा इंसान, यानी टेडी डैनियल्स, जो एक हीरो था, जो सच्चाई के लिए लड़ रहा था, उस भ्रम में अपनी दिमागी चेतना को खत्म करना बेहतर समझता है। वो सच जानता है, लेकिन उस सच को हमेशा हमेशा के लिए मिटाने का फैसला कर लेता है। और यही इस पूरे विषय का सबसे दुखद पहलू है। जब किसी इंसान के पास सदमे से निपटने का कोई सही तरीका नहीं होता, तो उसका अपना ही दिमाग, उसकी अपनी ही तार्किकता उसके खिलाफ काम करने लगती है। उमा, डिनायल जो शुरुआत में एक कवच था। हाँ, जो डिनायल शुरुआत में एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो उसे बाहरी दुनिया के वार से बचाता है, लेकिन अंततः वो कवच इतना भारी और घुटन भरा हो जाता है कि वो इंसान को अंदर से ही मार डालता है। बिल्कुल। एंड्रू का भ्रम उसे बचाने के लिए ही बना था, लेकिन उसी भ्रम ने उसे एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया जहां उसे अपनी इंसानियत को ही शट डाउन करना पड़ा। इस पूरी पड़ताल को अगर हम समेटे ना, तो ये बात बहुत साफ हो जाती है कि ये सिर्फ एक रहस्यमयी पहेली या कोई साधारण मनोवैज्ञानिक थ्रिलर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इंसान के खुद से भागने की, अपने ही अतीत के भूतों से छिपने की एक बेहद दर्दनाक दास्तान है। ये हमें दिखाती है कि अपराध बोध कैसे किसी भी इंसान की आत्मा को पूरी तरह से खोखला कर देता है। और जब कोई इंसान अपने ही दिमाग के बनाए चक्रव्यूह में फंस जाता है, तो वहां से निकलने का रास्ता अक्सर विनाश की ओर ही जाता है। हाँ, ये एक ऐसा अध्ययन है जो हमें डराता भी है और हमारे अंदर एक गहरी सहानुभूति भी जगाता है। ये कहानी इस बात का प्रतीक है कि इंसान का दिमाग एक ही समय में कितना ताकतवर और कितना नाजुक हो सकता है। मतलब वो ब्रह्मांड की सबसे जटिल मशीन है, लेकिन एक गहरा सदमा उसकी पूरी वायरिंग को पलट सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस चर्चा को विराम देने से पहले मैं एक ऐसे विचार पर रोशनी डालना चाहती हूँ जो इन सभी दस्तावेजों और रिसर्च को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में लगातार गूंज रहा है। हाँ, बताइए। अगर इंसान का दिमाग सच में इतना शक्तिशाली और इतना सक्षम है, और अगर वो किसी भयानक दर्द से बचने के लिए एक पूरी की पूरी नई दुनिया, नई पहचान और नई यादें इतनी सफाई से गढ़ सकता है कि इंसान को वही पूर्ण सत्य लगने लगे, तो क्या कोई भी इंसान कभी भी इस बात को लेकर 100% आश्वस्त हो सकता है कि आज वो जिस वास्तविकता को जी रहा है वो पूरी तरह से सच है? हम जो देखते हैं, जो मानते हैं, जो हमारी अपनी पहचान है, क्या वो सचमुच हमारी है, या फिर वो भी सिर्फ एक बहुत ही जटिल कहानी है जो हमारे ही दिमाग ने हमें किसी अनजाने दर्द से सुरक्षित रखने के लिए रची है? ये